Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter and the topic is types of vector. अब हम लोग आज जो लेक्चर शुरू हो रहा है इसके अंदर में हम लोग वेक्टर के बारे में अब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक आप लोगों ने एकदम बेसिक आइडिया सीखा है वेक्टर के बारे में, ये कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज कैसी होती हैं, कितने टाइप की क्वांटिटी होती हैं, दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों ने डायरेक्शन सेंस के बारे में सीखा कि भैया डायरेक्शन का सेंस हम लोगों को कैसे लेना है। उसके बाद में वेक्टर क्वांटिटीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन यदि वो उसके साथ में वेक्टर लॉस को फॉलो करती है तभी हम लोग बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर लॉस क्या है वो हम लोगों को आगे सीखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए, अभी क्या है हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोगों को यहां पर बात करनी है। क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कितने तरह के वेक्टर्स आप लोगों को यहां पर पढ़ने हैं, इनके बारे में हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है। सो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट के साथ में, जिसे बोला जाता है जीरो वेक्टर, या फिर हम लोग इसे नाम देते हैं नल वेक्टर। जीरो या फिर नल वेक्टर, ये आपका पहला वेक्टर यहां पर आता है। अब ये जीरो है या नल लिखा है, इसका मतलब समझिए क्या है। अ वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, सो उसे कहा जाता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, अ वेक्टर which has zero magnitude and arbitrary का मतलब है कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, वो एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर उसे कहते हैं। ये वो नल नहीं है पानी भरने वाला नल, NULL है वो, ठीक है। सो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जैसे हम लोग बात करें एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा सर जी यदि मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो भैया ऐसा ये वेक्टर बन कहां से रहा है, आप तो बोल रहे थे कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैंने बोला देखो ये क्या है ना, बहुत बार है ना ये चीजें रिजल्टेंट के फॉर्म में निकल के आती हैं, मतलब दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट निकालेंगे तब ऐसी चीजें आती है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये रिजल्टेंट क्या है, तो अगला जो टाइप है वो रिजल्टेंट वेक्टर ही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर A particle is at rest, हमारे पास में एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट पर है। तो ऐसी स्थिति में अब देखो ये रेस्ट पर है मतलब नहीं चल रहा है, विराम अवस्था में खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूं अभी तो मैं रेस्ट पे हो गया, अब मैं चलना भी चालू कर दूंगा, सही बात है कि नहीं। लेकिन अभी यदि ये रेस्ट पर है तो वेलोसिटी वेक्टर, यदि मैं इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट रेस्ट will be zero vector। ये बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? मतलब अब देखो पार्टिकल रेस्ट पे तो मैं जानता हूं वेलोसिटी है ही नहीं, उसकी जीरो है वेलोसिटी, लेकिन यदि फिर भी मैं वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन करूंगा तो पार्टिकल रेस्ट वाले पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वेक्टर कैसा बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। अमूमन हम लोग इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे करते हैं ऐसे जीरो बना लेते हैं या ओ बना लेते हैं और ये उसके ऊपर में वेक्टर डाल देते हैं, तो भैया ये आपका बन जाता है जीरो वेक्टर। एक और एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूं, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे सेकंड एग्जांपल, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस बार इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है।
तो ऐसे पार्टिकल के लिए, ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब मान के चलो मैं ऐसे हूं और मैं 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऐसे चलते जा रहा हूं, सीधी लाइन पे चलते जा रहा हूं, तो आई हैव अ वेलोसिटी, मेरे पास में वेलोसिटी है, बट मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर, ऐसे पार्टिकल का कौन सा वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर, ऐसे पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा वो आपका जीरो वेक्टर होगा। क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। इस बात को आप लोगों को समझना है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है, देखो जूनियर क्लासेस में वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये वर्ड आप लोगों ने सुने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस में यहां पर बताने लग गया हूं, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं कि भैया एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सिंस मेरी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि भैया मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर जो आएगा, मेरा जो त्वरण सदिश आएगा वो जीरो सदिश होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं एक बात बोल रहा था कि भैया रिजल्टेंट से भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब रिजल्टेंट से प्रोड्यूस होते हैं मतलब कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मैं यहां पर बीच में लिख रहा हूं कि भैया ए वेक्टर और प्लस मैंने लगा दिया ये माइनस ए वेक्टर, अभी ये चीजें आनी बाकी है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा जीरो वेक्टर आएगा। क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा, जीरो नहीं लिखना है, नहीं तो बोलेंगे सर ए और माइनस ए मतलब जीरो, तो वो मैथ्स में होता है, यहां पर वेक्टर लिखा है तो आपको वेक्टर लिखना ही पड़ेगा, इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्लियर है? सो आगे बढ़ता हूं मैं, अगला जो पॉइंट है आपका वो है रिजल्टेंट वेक्टर। आपके पास में अगला पॉइंट क्या है, सेकंड वाला जो है वो है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर? मान के चलो ऐसी सिचुएशन आ रही है, एक एग्जांपल के तौर पे ही मैं आपको देता हूं, जैसे मान के चलो ये वो बॉक्स है, याद है वो बॉक्स, ओके, इस पर मान के चलो एक F1 फोर्स इस तरह लग रहा है और F2 फोर्स इस तरह लग रहा है, और आप जानते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपने इस पे वेक्टर भी लगा दिए। अब मैं यदि इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, इन दोनों को यदि मैंने कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दिया और एक F फैक्टर लगा दिया, और ये जो है ये उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जितना इन दोनों ने मिलके किया था, तो ये जो F बन रहा है, ये जो F वेक्टर है, इसे बोला जाएगा रिजल्टेंट। इसे क्या बोला जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बोला जाएगा। सो द रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू और मोर वेक्टर। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि दो ही वेक्टर हो, दो ही वेक्टर का इफेक्ट लेना है, कोई जरूरी नहीं है। दो से ज्यादा वेक्टर के भी इफेक्ट को यदि एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर दे तो उस सिंगल वेक्टर को बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज वेक्टर्स। उन वेक्टर्स का, उन सदिशों का परिणामी सदिश कहा जाता है। समझ में आ रही है कहानी? ऐसा तो नहीं है मैं अकेले ही सीखे जा रहा हूं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि घबराएंगे तो परेशानी जरूर होगी। तो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे, द रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर which can produce the same effect, which is produced by two or more other vectors, दो या दो से अधिक सदिशों ने जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस किया था, उस इफेक्ट को यदि एक अकेला वेक्टर प्रोड्यूस कर दे तो उसे बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसे बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। इस केस में क्या होता है, F1 और F2 दो फोर्सेस थे, दो बल थे जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, उन्होंने इस ब्लॉक को सरका दिया कुछ तो भी डिस्टेंस से। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को हटा के इनकी जगह F वेक्टर लगा दिया, और ये जो F वेक्टर है ये बिल्कुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, ये बिल्कुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो हम लोग इसे बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर्स।
बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले वाले पे। अगला वाला जो है इसे बोला जाता है, थर्ड नंबर पे हम लोग दिखेंगे, और ये है आप लोगों के पास में इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है। इक्वल का मतलब है सेम होना। इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो पहले लिखता हूं, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनका परिणाम जो है वो सेम है, एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी भैया सेम होनी चाहिए। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, then they are called as इक्वल वेक्टर्स। तो उन्हें इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। चलो हम लोग एक एग्जांपल की मैं यहां पर आपसे बात करता हूं। मान के चलो यहां पर आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर होती है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यस और नो? तो आपने बोला सही बात है। तो मान के चलो मैंने बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, और मैंने एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया टुवर्ड्स ईस्ट। सो बताओ यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है क्या? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपने बोला सर जी देखिए यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, दोनों सेम है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा डायरेक्शन की मैं बात करूं, ये भी ईस्ट है और ये भी ईस्ट है, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है? तो इसका आंसर है नो, नहीं, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इसके अंदर में एक थोड़ी सी चीज छिपी हुई है, वो ये है कि भैया ये जो दो वेक्टर्स हैं इनमें एक बात और होनी चाहिए, और वो बात क्या है? दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी। सो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी यहां पर, इसको गोला मार के लिख लीजिए, स्टार बना लीजिए। मतलब ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनकी यूनिट तो अलग अलग है ना। ये मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? इतना समझ में आया कहानी? देखो बहुत ही आसान है। कई बार देखो ऐसा हो सकता है कि इन डेफिनेशन, कई लोग सोचेंगे सर ये डेफिनेशन में इतना समय क्या बर्बाद करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये डेफिनेशंस ही आपका वेक्टर का बेस प्रोड्यूस करती हैं। यदि ये बेस खराब हो गया, मतलब हमने जल्दबाजी में इनको बस पढ़ पढ़ के छोड़ दिया, हालांकि पढ़ने से आपको समझ में आ जाएंगी, बुकलेट के अंदर में पूरा कंटेंट प्रॉपर दिया गया है। हाँ बस ये एग्जाम्पल नहीं हुआ होगा वहां पे, उतना आप अब समझदार बच्चे हैं, समझदार है ना पक्का? मैं मान के चलूं ना यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल, नहीं तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी, सर ने तो बॉय बॉय बोला, मतलब सर क्या बॉय सिर्फ इंटेलिजेंट होते, लड़कियां नहीं होती है? कि बिल्कुल होती हैं। मैंने थोड़ी मना किया है। नो, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, भेदभाव करना गलत बात होती है। ओके चलो अब हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया? जीरो वेक्टर के बारे में बात करी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, थोड़ा इधर होना पड़ेगा क्या? जीरो वेक्टर के बारे में बात करी। उसके बाद में सेकंड कौन सा आया था? रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करी। तीसरे नंबर पे मैंने इक्वल वेक्टर के बारे में बात करी। अब चौथे वाले पर चलते हैं, और चौथा वाला है आपके पास में निगेटिव वेक्टर। गिव द हेडिंग, फोर्थ नंबर पे आ रहा है आपके पास में निगेटिव वेक्टर। अब यहां पर आप देख सकते हैं निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, सोचिए और बोलिए। अब मान के चलो आपके पास में दो वेक्टर्स हैं, आपके पास में दो वेक्टर्स हैं। लेट्स से एक है आपके पास में F1 बराबर 5 न्यूटन और ये है टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा है F2 बराबर 5 न्यूटन और ये है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो यदि मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ग्राफिकली मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा?
तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को पहले तो ये बनाना पड़ेगा, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। सही बनाया है क्या? अरे मेरे बंधुओं, ये सही कहां है? ये सही होकर भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो उसका रीजन ये है, सर जी यहां पर आपको ईस्ट लिखना था, यहां पर नॉर्थ लिखना था, यहां पर वेस्ट लिखना था और यहां पर साउथ लिखना था, क्योंकि मुझे डायरेक्शन के बारे में बात करनी थी। तो मैंने बोला ठीक है भैया, इतना समझ में आया सर जी। अब मैंने बनाया तो F1 5 न्यूटन ईस्ट, तो मैं यहां पर क्या मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, क्या ये F1 वेक्टर हो गया है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यदि मैं यहां पर आपसे F2 के बारे में बात करूं तो क्या आप F2 को इधर बनाओगे? बिल्कुल सही बात है। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। और अलग अलग भी नहीं, एक और ले लेता हूं मैं यहां पर, F3 कहां लिखूं? यहां पे जगह ही छोड़ी नहीं मैंने। मान लो ऊपर दिख जाएगा आपको, मैंने F3 और कंसीडर कर लिया 5 न्यूटन, और ये है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो आप इसको यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये आएगा आपके पास में F3 वेक्टर। तो यहां पर देखिए क्या होता है ना, कई बार है ना कंफ्यूजन इसमें भी रहता है, डायरेक्शन अलग अलग बोली है। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन में कई बार कई जगह एक आध बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन शुड बी अपोजिट, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। मतलब पहले आपके पास में एक वेक्टर होना चाहिए, उसका यदि नेगेटिव वेक्टर आपको लिखना है, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूं मैंने बोला कि पहले से आपके पास में एक वेक्टर है, उसका नेगेटिव वेक्टर लिखा जाएगा, तो उसमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। यदि नॉर्थ है तो साउथ कर दीजिए, ईस्ट है तो वेस्ट कर दीजिए। इन शॉर्ट 180 डिग्री से उसको घुमा दीजिए। अब सोचो मैं 180 डिग्री से घुमा, मेरा मुंह आपकी तरफ है, मैंने घुमा 180 डिग्री से, सो जग घूमिया मैं भी घूमिया, कितने से? 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से घूमा तो क्या हो गया, नाउ माई बैक इज टुवर्ड्स यू एंड माई फेस इज नॉट टुवर्ड्स यू। अब मेरा चेहरा आपकी तरफ नहीं है, अब मेरी पीठ आपकी तरफ है, और वापस 180 और घूम गया, तो 360 डिग्री घूमने पर आप जहां से चले थे वहीं पर लौट के आ जाते हैं। सो नेगेटिव वेक्टर का मीनिंग क्या है? मैं उम्मीद कर रहा हूं काफी बेसिक से चल रहा हूं मैं, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है ये थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन जो भी होगा वो दुरुस्त होगा। सो नेगेटिव वेक्टर is that vector which has equal magnitude, इक्वल, या फिर मैं लिख देता हूं सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर है उस वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। मतलब मैं यहां पर क्लियरली मेंशन कर सकता हूं कि भैया F2 वेक्टर जो है वो है माइनस टाइम्स F1 वेक्टर। ये कहानी समझ में आ रही है क्या? बोलो। बिल्कुल आसान है, यस और नो? बिल्कुल सही है, क्लियर है, बहुत ही आसान था। मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल आगे बढ़ लेना चाहिए। चलो, 4 वेक्टर खत्म कर लिए हम लोगों ने, और मुझे लगता है लगभग 15 मिनट का समय मैंने आपका ले लिया होगा, लेकिन आज इनको खत्म करके ही मानेंगे। अगले वाले पे हम लोग चलते हैं, और अगला वाला है आपके पास में, इक्वल कर लिया, नेगेटिव कर लिया। हाँ, तो हमारे पास में है 5वें नंबर पे पैरेलल वेक्टर्स। ध्यान रखना, पैरेलल वेक्टर में हम लोग क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोग पैरेलल लाइंस पढ़ते हो। आपने ज्योमेट्री के अंदर में पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी, समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं जो भी है। सो उसमें क्या होता था कि भैया 2 लाइन यदि कभी भी ना मिले, ये एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है, और मैं बोलूं इनके बीच की दूरी हमेशा सेम बनी रहे, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इफ रिमेन्स कांस्टेंट,
throughout, then we say that these lines are parallel lines. Then these lines are parallel lines. Okay, चलो एक बात बताओ, ये और ये आपस में पैरेलल लग रही हैं क्या? बिल्कुल लग रही हैं। देखो यहां से यहां पर भी देखो सेम है कि नहीं है? तो ये भी पैरेलल है। मैंने बोला ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पैरेलल वेक्टर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा। पैरेलल वेक्टर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा। मतलब पैरेलल के लिए आपको फिर से वही दो का कंपैरिजन करना पड़ेगा, और दो का कंपैरिजन करोगे तो आप लिखोगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। सेड टू बी पैरेलल, प्यारे लाल नहीं है, पैरेलल है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। दे हैव सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहां पर एक बात को फिर से फोकस करना। क्या मैंने यहां पर कोई मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बोला है? बिल्कुल नहीं बोला है। इसका मतलब यह है कि मान के चलो मैं एक एग्जांपल पूछ लेता हूं। एक है F1 वेक्टर बराबर, फोर्स ही लिख रहा हूं मैं बार बार, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, और दूसरा है F2 बराबर 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। तो क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? तो मैंने बोला यस, पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है सर जी, तो कोई बात नहीं है। मैंने कहीं बोला है डेफिनेशन में कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड जो है मे बी डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम हो कोई जरूरी नहीं है। एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो कहना, पहले इसको देखो, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं F1 वेक्टर पैरेलल टू F2 वेक्टर? बिल्कुल सही बात है, कह सकता हूं। चलो हम लोगों ने एक और एग्जांपल लिया, F1 वेक्टर बराबर 5 न्यूटन और डायरेक्शन है ईस्ट, और मैंने लिया F वेक्टर कर दिया मैंने, और एक मैंने लिया वेलोसिटी वेक्टर बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी है ईस्ट। तो मुझे बताओ क्या F वेक्टर पैरेलल टू V वेक्टर है या नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ओके, तो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या ये सही है कि गलत है? तो भैया देखो, क्या यहां पर मैंने कुछ बोला है कि भैया वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं बोला है। बोला है क्या कहीं? नहीं बोला है। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। फोर्स वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। आगे चल के आएगी, मतलब अ इक्वल वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर, बट इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, बट पैरेलल वेक्टर्स आर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। हवा ही नहीं लगी कई लोगों को, पंखा चला लो हवा लग जाएगी। क्या बोला मैंने? I said that equal vectors are parallel vectors, but parallel vectors may or may not be equal vectors। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एकदम आसान भाषा में चल रहा है, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। सोचिए, 2 मिनट आंखों को बंद कीजिए और सोचिए क्या मैं सही बोल रहा हूं। जैसे मैं एक तो आपसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैंने आपसे पहले बोला था कि भैया F1 वेक्टर बराबर 5 न्यूटन ईस्ट और F2 वेक्टर बराबर 5 न्यूटन ईस्ट। तो F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर है, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है। अब क्या ये पैरेलल भी हैं? तो इसका आंसर है यस, ये पैरेलल भी है, क्योंकि देखो ये मैंने ईस्ट लिखा, ये मैंने नॉर्थ लिखा, ये मैंने वेस्ट लिखा, ये मैंने साउथ लिखा, और मैंने आपसे बोला कि भैया मेरा F1 वेक्टर इस जगह पर प्रेजेंट है, और मेरे पास में जो मेरा F2 वेक्टर है वो इस जगह पर भी तो प्रेजेंट हो सकता है। कोई जरूरी है एक के ऊपर एक ही हो? कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ वो वेक्टर जो है वो इक्वल हैं। उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में मैंने कुछ भी नहीं बोला है।
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की कहानी आपको फोर्स में पढ़ने को मिलेगी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो हाँ ये है आपका पंचिंग बैग है, अब आपने यहां घूसा मारा और एक यहां घूसा मारा सेम मैग्नीट्यूड से, तो ये तो असर अलग अलग करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अभी मेरे पास में मान के चलो बॉटल नहीं है, अभी मैं बॉटल नहीं लाया, ओके। अब देखो जैसे मान के चलो ये यहां पर है, एक बॉडी रखी है, ठीक है। अब आपने इसको नीचे घुसा मारा और एक आपने ऊपर मारा, तो दोनों में फर्क गिरेगा कि नहीं गिरेगा। चलो घूसे को साइड में रखो, उंगली से करते हैं, मान चलो कैसे तो भी करके, ये थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट होता, थोड़ा सा हैवी है मतलब वो खड़ा है। अब आपने नीचे से उंगली से ऐसे किया तो क्या होगा, ये आगे सरकेगा, बिल्कुल सरकेगा। लेकिन यही यदि आप इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा और आपने ऊपर से ऐसे किया तो वो क्या कर जाएगा, पलटी मार जाएगा। अरे ये घूम सकता है ना, यस और नो। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। उस पर चर्चा यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर सिंपल सी बात हो रही है, एकदम एफ इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर का कंपैरिजन बताया। मतलब स्टेटमेंट में आपको नोट डाल के लिख लेना चाहिए क्या, इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज अ पैरेलल वेक्टर, बट लेकिन किंतु परंतु पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। क्लियर है, क्योंकि पैरेलल में मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। चलो अच्छा, पैरेलल कर लिया तो हम लोग क्या करते हैं, अभी एंटी पैरेलल की बात करते हैं। अब यदि मैंने एंटी पैरेलल लिखना है तो 5वें नंबर पे था, 6वें नंबर पे था, 6वें नंबर पे हूं, तो मैंने लिख दिया एंटी पैरेलल। ये आंटी नहीं है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स की यहां पर चर्चा हो रही है। बोलो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। सो मैंने बोला इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, then they are called as anti-parallel vectors। मैग्नीट्यूड के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं क्या, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और, क्लियर स्पेस दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए, मे और मे नॉट बी सेम। और बोलते हुए भी चल रहा हूं, हिंदी मीडियम ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश चालू करो सीखना। आगे जब आप डॉक्टर बनोगे तो हिंदी में दवाई नहीं लिखनी है, दवाई आपको इंग्लिश में लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना। अरे क्लियर है कि नहीं है, आप आगे चल के स्टेथोस्कोप बोलने वाले हो, धड़कन मापी नहीं बोलने वाले हो, व्हाइट कोट बोलने वाले हो, सफेद, और कोट को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, जो भी बोलते होंगे, ऐसा नहीं कहने वाले हो। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब मैं यहां से आपको वापस से लेके जाना चाहूंगा कौन सी जगह पर, ओ नेगेटिव वेक्टर पे। नेगेटिव वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। मतलब ध्यान रखिए यहां पर उसी चीज का है, मतलब यहां पर फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। नहीं आया, नहीं पल्ले पड़ा। अरे मैंने बोला पहले से आपके पास में एक वेक्टर है तो उसका आप नेगेटिव वेक्टर लिख रहे हो, इसका मतलब यह है फिजिकल क्वांटिटी सेम है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों भी साथ में, हाँ वो ये है कि एंटी पैरेलल में ऐसी कोई कहानी नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। रैंडम सी बात है, एक इधर है और एक का मुंह इधर है, दोनों एंटी पैरेलल हो गए हैं। थोड़ा इधर उधर बना दिया मैंने, है ना, रुको मैं मिटा लेता हूं इनको पहले तो, ठीक है। जैसे एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो भैया ये हो गए आपके पास में एंटी पैरेलल। जैसे ऐसे भी होंगे ना तो भी एंटी पैरेलल ही हैं, तो भी एंटी पैरेलल ही हैं, एंटी पैरेलल ही हैं। बात समझ में आ रही है। वैसे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, अभी से ही बता के रख देता हूं, वो ये है a vector can be displaced parallelly in a plane anywhere। एक वेक्टर को पैरेलली हम लोग समानांतर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने ये वेक्टर यहां बनाया है ना, इसको मैंने यदि यहां बना दिया तो भी चल जाएगा, यहां बना दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन सेम चलना चाहिए, बीच वाले को नहीं भूल जाओ इसको।
सेम, और मैंने इसको यहां बना दिया तो भी चल जाएगा, यहां बना दिया तो भी चल जाएगा, लेकिन पैरेलली आपको यहां पर सरकाना है। ये बात समझ में आ रही है, आगे चल के काम में आएगा। चलो अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है आपका 7वें नंबर पर। ये है आपके पास में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, कितने लोगों ने आरती चालू कर दी? पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, क्या है? स्थिति सदिश। अब क्या करना था? हाँ, ये है आपके पास में x, ये है y माइनस एक्स माइनस वाई, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसे बोला जाता है ओरिजिन, मूल बिंदु। और मान के चलो यहां पर आपके पास में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये है यहां पर आपका पॉइंट, ये है यहां पर आपका पॉइंट। तो ये जो है क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है? अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर अ चूजन कोऑर्डिनेट, फॉर अ चूजन ओरिजिन या चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई दिए गए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में, कोई भी दिए गए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में किसी बिंदु की, किसी पॉइंट की पोजीशन के बारे में बतलाने वाला जो वेक्टर होता है उसे बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया x, y, तो भैया देखो ये वेक्टर, ये पॉइंट यहां पर है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ब्लू वाला पहले से ही डिसाइडेड है। इसके अंदर में मैंने एक पॉइंट लिख दिया x, y, अब वो कुछ भी हो सकता था, तो इसकी पोजीशन को ये बता रहा है कैसे कि भैया यहां पर मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, यहां से यदि मैं इधर मुंह करके ऐसे चलता जाऊं और कुछ तो भी दूरी चलूंगा तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। सो ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। बात समझ में आ रही है क्या? पोजीशन वेक्टर की कहानी क्या है? क्या है पोजीशन वेक्टर की कहानी? पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और अ पॉइंट इन अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारी कहानी चल रही होती है, और ये जो ओरिजिन वगैरह है उसे हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। उसे हम कौन सेलेक्ट कर रहा होता है? हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब वास्तविकता तो यह है कि भैया ये तो है आपका 2D सिस्टम, और यदि मैं बात करता हूं यहां पर, सो यहां पर आप देखिए ये है एक 3D सिस्टम, ये है यहां पर एक 3D सिस्टम, और इस 3D सिस्टम के अंदर में यदि मैं बात करता हूं तो देखो यहां पर मैं ऐसे ले सकता हूं कि ये है आपका एक्स एक्सिस, मैं यहां पर आपसे ले सकता हूं ये रहा आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपके पास में जेड एक्सिस। तो 3D में भी तो सवाल बन सकता है, तो 3D में इसकी पोजीशन जो भी बताएगा वो भी आपका पोजीशन वेक्टर ही रहने वाला है। 3D की जरूरत बहुत ही कम रहेगी, रेयरली, लेकिन 3D कैसे? इमेजिनरी भाग है। इमेजिनरी का मतलब यह है कि आपको उसमें इमेजिन बहुत ज्यादा करना रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो यहां पर ये कहानी आपको समझ में आ रही है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ओके, अब मैं यहां पर एक थोड़ी सी छोटी छोटी सी चीजें आपको थोड़ा सा एडवांस में जाके बताता हूं कि एक काम करता हूं, थोड़ा सा रुक जाता हूं, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसकी डेफिनेशन लिखी कि मैंने नहीं लिखी ना, लिख देता हूं। द वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल, कोई पार्टिकल भी हो सकता है और वो पॉइंट भी हो सकता है, इन गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब या तो ये गिवन होगा या फिर मैं यहां पर एक वर्ड और लिखूंगा बाद में, चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं यहां पर लिखूंगा, तो आप ध्यान रखना मैं यहां पर लिखने वाला हूं पहले से ही, गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम
with respect to origin, with respect to origin। यहां पर एक वर्ड और लिख देना है, गिवन या फिर सेलेक्टेड या चूजन, जो भी है, जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर की ये पूरी कहानी है। अब देखो 3D के अंदर में मान के चलो मैंने कोई पॉइंट यहां पर डाल दिया आपके लिए, ये पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो यहां से ये लाइन खींच दी, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। अब मान के चलो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है ए, और ये आपका हमेशा होता है ओ, तो भैया ये बनेगा ओ ए वेक्टर। ध्यान रखना, ओ ए वेक्टर मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है। इसको पढ़िए, क्या हो रहा है इसको पढ़िए। देखो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आगे चल के आपको इनमें परेशानी हो सकती है। मैं एक बात जानता हूं, पता है क्या, जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये चीजें आपको ना एकदम हलवा लगेंगी। अरे सर ने कितना 1 घंटा लगाया और ये इतनी सी बात बताई। आई नो दैट, बट यहां पर आपके लिए नई नई चीजें हैं ये सब। आप 10th करके 11th में यदि आप आए हुए हो तो आपके लिए बहुत डरावनी सी लग रही होंगी। कई लोगों को लग रहा होगा सर इतना सारा याद कब करेंगे। मैं आपको बता दूं, चलते चलते ना आपको पता भी नहीं लगेगा कब चीजें आपको याद हो जाएंगी। हाँ, लेकिन फर्स्ट डे है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब आप इनका उपयोग करना चालू कर दोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएंगे। इट इज सिंपली लाइक दैट कि आपको यदि मैं 50 फॉर्मूले लिख के दे दूं और बोलूं इनको रट के आओ आज, तो शायद आपको परेशानी होगी। लेकिन वो 50 फॉर्मूले के ऊपर 500 न्यूमेरिकल भी दे दूं साथ में लगे हाथों, तो वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते करते अपने आप आपके पेन के नीचे आ जाएंगे। अब पेन के नीचे आ जाएंगे मतलब ऐसा नहीं कि वो पेन के नीचे दब के मर जाएंगे, नहीं, वो हैबिट में आ जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा और कब याद हो जाएंगे। क्लियर है? ये होता है। तो यहां पर पढ़ना सिखा रहा हूं मैं। क्या सिखा रहा हूं? पढ़ना। तो कई लोग बोलेंगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप क्या नया सिखा रहे हैं? भैया मैं वेक्टर पढ़ना सिखा रहा हूं। कौन सा? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ध्यान से देखिए, ओ ए, यदि मैंने लिखा है ओ ए तो इसका मतलब है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर है। क्या लिखा है? ओ ए, मतलब ओ से चालू होते हुए ए की तरफ जा रहा है। ओ से चालू होते हुए ए की तरफ जा रहा है। मान के चलो मेरे पास में यहां पर कोई बी पॉइंट है, यहां पर मैंने कोई बी बना दिया, ठीक है। अब उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 कुछ तो भी ले लो रैंडमली। अभी तो लिखना सिखाऊंगा, अभी तो ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, अभी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब तो सब ग्राफिकल है आज के केस में। तो भैया इसका कैसे बनेगा? यहां से आपने एक लाइन मारी और ये यहां पहुंच गई, तो मैं लिखूंगा ओ बी वेक्टर। तो ये क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। यदि ओसी लिखा होता, ओसी के ऊपर वेक्टर डाल दिया, इसका मतलब बताओ क्या है? ओसी के ऊपर वेक्टर डाल दिया, इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी एंड सो ऑन। सोहन नहीं, सो ऑन, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। ये हो गया आपके पास में 7वां पॉइंट, 7वां टाइप। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने 8वें प्रकार पर, और 8वां प्रकार क्या गुल खिलाता है? तो 8वां कौन है? ये है भैया यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब समझ में आता है, इसे बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, ओके ओके ओके। तो क्या है कहानी इकाई सदिश की? सिंपल भाषा में देखो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1 हो जाए। मैंने क्या बोला? द वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड is called as यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मैं बोलूं सदिश जिसका परिमाण, कई लोग तो हिंदी वाले होके भी उनको परिमाण और परिणाम में समझ में नहीं आता है। परिमाण क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश। सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, सो अब इसका रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे आएगा? तो ध्यान रखिए,
यदि मेरे पास में ए वेक्टर है, क्या है, एक ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दूं तो वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इसके ऊपर में ऐसे कैप लगा के, क्या लगा के, कैप लगाई जाती है। यहां पर लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेड एज, ए के ऊपर में कैप लगेगी, वेक्टर है तो एरो लगेगा, और यदि कैप लगी है इसका मतलब वो है यूनिट वेक्टर। लेकिन एक यूनिट वेक्टर जो है वो निकाला जाता है कुछ फॉर्मूले से। किससे निकाला जाता है, फॉर्मूले से। मतलब यूनिट वेक्टर, मैंने यदि लिखा यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, तो ये कैसे आएगा, तो ये आएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब कई लोग सोच में पड़ गए, सर जी ये क्या नया नया आप बताए जा रहे हो, ये क्या है। इसे पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ना है इसे, मॉड ऑफ ए वेक्टर, या जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब सवाल यह है कि सर जी ये मैग्नीट्यूड के बारे में तो आपने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। तो भैया पहली बात तो यह है कि मैंने अभी तक आपको वेक्टर को ही ढंग से नहीं बताया, तो ये कहां से आएगा, ये तो परेशानी वाली बात है। यस, उसको हम लोगों को सीखना बाकी है। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, वो क्या है, इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ए कैप, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो मैं बोला बिल्कुल सही लिख सकता हूं। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से दीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या ये एक नंबर आएगा, बिल्कुल सही बात है। यदि ये नंबर आएगा मतलब ये हो जाएगा नंबर और इनटू ए कैप। तो एक नंबर के साथ में यदि मैं यूनिट वेक्टर लगा देता हूं, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ध्यान रखना आगे चल के मल्टीप्लिकेशन में भी परेशानी आएगी, मतलब कुछ अलग वर्ड यूज करेंगे। अभी के लिए मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूं, मतलब मैथ्स वाला मल्टीप्लाई है। कौन सा वाला है, मैथ्स वाला है, फिजिक्स वाला नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे सर फिजिक्स वाला मल्टीप्लाई कुछ अलग होता है क्या, यस अलग होता है। कई लोगों ने तो पेन रख दिए, नहीं पढ़ना ही नहीं है ऐसा, फिजिक्स मल्टीप्लाई में भी कुछ होता है क्या टाइप, बेटा होता है, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। ओके, तो हम लोग जरा यहां पर आते हैं कि भैया सर जी ये मैग्नीट्यूड वगैरह का कहानी क्या है। आप है ना इतना इतना मत तड़पाइए हमें कि हम लोग तड़प तड़प के, क्या बोलोगे, तड़प तड़प के कंप्लीट द सेंटेंस कर लिया होगा कई लोगों ने, इस दिल से आह निकलती रही, ओहो शायर हुए जा रहे हैं, प्यार में पड़े जा रहे हैं। बेटा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के बाद प्यार में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ो। मैंने बोला ठीक है, मान लेते हैं सर जी आपकी बात, पहले डॉक्टर बन जाएं तो उसके लिए तो अभी 1 साल का अवकाश है, क्योंकि यदि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो वेक्टर मतलब आपको कम से कम 1 साल का, क्योंकि हो सकता है ना कोई 12th वाला भी इसको पढ़ रहा हो सकता है ना, तो मिनिमम 1 ईयर का अवकाश आपको रखना ही रखना है। और हम कहां पे बात कर रहे थे बे, ये अचानक प्यार की बात कहां से आ गई। देखो यही प्रॉब्लम है यार, भटक जाते हैं ना मुद्दे से तो परेशानी होती है। चलो अब हम लोग कुछ बातें करते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। वो ये है कि देखो इन जनरल, सामान्य तौर पर 99.99% केस में, तो सर जी ये तो हमेशा ही हो गया, हमेशा ही हो गया, कभी भी आपको कुछ कंफ्यूज करने वाली वो बातें करेगा नहीं एग्जामिनर। लेकिन फिर भी कोई एग्जामिनर हो सकता है जो ज्यादा ही दिमाग लगा के आपसे क्वेश्चन बनवा ले, ऐसा होगा नहीं अमूमन। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अपने पास में कुछ चीजें डिफाइन कर ली। मतलब कैसे कि इस एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार थोड़ी मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्रॉ करूंगा। अच्छा एक्स और वाई तो हो भी जाएगी, अब जेड को क्या मैं आपकी तरफ ऐसे ड्रॉ करूंगा 3D में, तो वो क्या दिखेगी आप लोगों को, वो तो नहीं दिखने वाली है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने कुछ डिफाइन कर लिया, वो ये है कि हम लोगों ने एक छोटा सा वेक्टर इधर में डिफाइन कर लिया, एक छोटा सा इधर कर लिया और एक छोटा सा इधर कर लिया, और इनको नाम दे दिया आई कैप, जे कैप और के कैप, और इनका मैग्नीट्यूड जो है वो है 1। मतलब यहां पर मैंने बोला है आई कैप, सुनते चलो मैं बोल रहा हूं
क्या बोला है, आई कैप। अब कैप को कैसे भी लिख लो आप, आई कैप, ठीक है, आई कैप। इसका मतलब है इट इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही आएगा जे कैप। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस। प्लस वाई का मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस। और एक और है के कैप, ये है आपके पास में यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये है आपके पास में यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहां से देखिए ये क्लियर बता रहा है कहानी को कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1। मतलब अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मैग्नीट्यूड यदि निकालना है तो दो डंडों के बीच में बता दो इनको, मॉड। तो ये आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड लिखो, चाहे जे कैप का लिखो, चाहे के कैप का लिखो, इनका आंसर हमेशा आता है 111। क्या आता है हमेशा, 111। मतलब 111 नहीं है, एक 3 बार बस मैंने रिपीट किया। इको प्रोड्यूस हुआ है यहां पर। क्या हुआ है, आपने पहाड़ों में गए होंगे तो बोला होगा ना आई एम द बेस्ट, तो वो सुन के आता है इको रिप्रेजेंट। आप बोलते हो उसके बाद में वो वापस से साउंड आता है आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं भैया, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, यू आर दी बेस्ट, ठीक है। सो ये है आपका कुछ इस प्रकार से। तो सर जी इसका कुछ मतलब तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा हम लोगों को। सर जी वेक्टर कैसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे और क्या चीजें होने वाली हैं, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। कैसे सब्र करना पड़ेगा, तो सुनिए बेटा, पहले हम लोग 2D सिस्टम को थोड़ा सा समझते हैं। ये है x, ये है y, ये है -x, ये है -y, और यहां पर मान के चलो मैंने एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया 3,4। ये है पॉइंट P, 3,4। बताओ इस पॉइंट P तक आप कैसे पहुंचोगे। पहुंचने के दो तरीके हैं, लेकिन दो क्या 3 तरीके भी हैं, लेकिन हम लोग एक सिंपल भाषा में बात करते हैं। वो ये है कि भैया आप शुरू तो हमेशा ओरिजिन से ही करना है क्योंकि खड़े आप यहीं पे रहोगे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब यहां से खड़े होने के पश्चात आप बताइए क्या आप पहले ऐसे 3 चलोगे, बिल्कुल सही बात है, और क्या उसके बाद में ऐसे 4 चलोगे, बिल्कुल सही बात है, यस और नो। इसका मतलब ये कि पहले आपको 3 तो एक्स एक्सिस की तरफ चलना पड़ा पॉजिटिव में, और फिर वाई एक्सिस की तरफ ऐसे 4 चलना पड़ा, तब जाके आप यहां पर पहुंचे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो तो ऐसा आएगा, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर तो ऐसा आएगा सीधा सीधा, यस और नो। तो पोजीशन वेक्टर बनेगा ओपी वेक्टर, यस और नो। तो मैंने बोला सही बात है। तो अब आप जरा सोचिए कि मुझे यहां तक पहुंचने का रास्ता क्लियर क्या था। पहले मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग चलूंगा, उसके बाद वाई एक्सिस के अलाउंग, और यदि जेड होता, मान के चलो मैं साथ में यहां पर फाइव भी लिखा होता, तो क्या इसके बाद में मैं ऐसे इधर आता, बिल्कुल सही बात है। तो इसको लिखा जाता है 3 एक्स एक्सिस की तरफ चला प्लस फिर वाई एक्सिस की तरफ चला, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। बात समझ में आ रही है। सो इसको सिंपल भाषा में जो आपको जरूरी है उसको लिख लेते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया। तो मान के चलो आपके पास में मैं बना देता हूं यहां पर एक्स वाई, और यहां पर मैंने ना ऐसे क्रॉस लगा दिया, जिससे आपको अभी ये क्रॉस और डॉट क्या होता है वो बाद में समझ में आएगा। अभी के लिए तो आप देखिए एक्स है वाई है, और यहां पर मेरे पास में कोई पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ठीक है, ये 3D में है पॉइंट, लेकिन मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यदि कभी भी आपको पोजीशन वेक्टर लिखना हो किसी भी पॉइंट का, तो आपको करना क्या है, यहां से तो आप ऐसे लाइन मिला दोगे, ये तो मिलाना आसान है। अब पेपर में थोड़ी आप लाइन मिलाते बैठोगे, अरे पेपर में लाइन मिलाते बैठोगे क्या, बिल्कुल नहीं। पेपर में आप सीधा लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये लिखा जाएगा ओ ए वेक्टर बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। चलो एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कुछ। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। बताओ इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, फटाफट बताओ। करना है आपको ये, तो आप लिखोगे सर जी हम लिखेंगे ओपी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप। बताओ कोई परेशानी हुई क्या? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना आसान है ये। इतना आसान कभी लगा था कि आपने सोचा था कि इतना आसान सब कुछ पढ़ना है? बेसिकली क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, जहां पर फास्ट चलना होता है इन सारी चीजों को ओमिट करते हैं, सीधा सीधा बताते हैं ये है, हाँ ये है, आप कर लेना। और सिंस आगे चल के प्रैक्टिस में आ जाता है, इसलिए नहीं भी बताया तो भी काम हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम लोग करते हुए जा रहे हैं। मैंने बोला यहां तक ठीक है, ये बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल मैं जानबूझ के ले रहा हूं। कई लोग बोलेंगे सर एक से ही काम हो गया। मैंने बोला ठीक है यार, हो तो गया, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, क्या दिक्कत है। Q बराबर मैंने लिया, ये 3 डंडे लगाए जाते हैं, मैंने लिखा 2, -3, 4। अब बताओ, क्योंकि माइनस वाला तो नहीं लिया था मैंने, तो इसको कैसे करेंगे? तो मैं लिखूंगा इसका पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा OQ वेक्टर बराबर 2i कैप, क्योंकि मैंने तो बोला है प्लस लगाना है, तो आपने लिख दिया -3j कैप प्लस का 4k कैप। कुछ नहीं है, माइनस को बाहर लिख दीजिए, ये आ जाएगा 2i कैप -3j कैप प्लस का 4k कैप। ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ये कहानी आप अरे रे 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 सो ये कहानी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। OQ वेक्टर, वेक्टर लिखना, यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ फटाफट से। इतना समझ में आया। अब मुझे को चाहिए मैग्नीट्यूड। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, दैट्स द क्वेश्चन, सवाल है ये। तो भैया मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बताते हैं हम लोग। कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, प्यारा सा फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला होता है? मान के चलो आपके पास में यदि ओपी वेक्टर बराबर ऐसे लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका जो परिमाण है, वो क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड। इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो अब मैं आपसे यदि पूछता हूं, फटाफट से बताओ इसका OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख के बताओ फटाफट से। बोलो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है स्क्वायर रूट का साइन, लगा दिया। आई कैप के साथ में जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस जे कैप के साथ में लिखा है सर जी -3, तो भैया -3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस के कैप के साथ में लिखा है 4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। कर दिया, बस हो गई कहानी। ये आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो कितना हो गया? 4 16 और 9 25 और 4 29, मतलब आएगा कितना? अंडर द रूट ऑफ 29। तो ये है अंडर द रूट ऑफ 29 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मैं उम्मीद करता हूं ये वाली कहानी भी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्लियर है? सो दिस इज योर अंडर रूट 29, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस OQ वेक्टर। बहुत ही आसान था, कोई ज्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं है। क्लियर है? यदि मैं और एग्जाम्पल लेने की बात करता हूं, एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल है, जितने चाहिए बना लो। मान के चलो मैं ऐसे दिया क्वेश्चन है पॉइंट S बराबर है -1, 2 और -3। फाइंड द, सवाल है फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, फटाफट करो फटाफट से, स्क्रीन को पॉज करो, सॉल्व करो अपने आप। बोलो हो गया चालू? करो। कैसे करूंगा?
तो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा OS वेक्टर बराबर माइनस का 1 इंटू आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस माइनस का 3 के कैप, मतलब आएगा माइनस आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। और इसका जब मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, बोलो मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, फटाफट से बोलो। सो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा OS वेक्टर बरा का मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आएगा 1 प्लस का 4 प्लस का 9, 9 4 13 और 1 14 अंडर द रूट ऑफ 14। और मैंने स्क्वायर रूट निकालना ऑलरेडी आप लोगों को मेथड में सिखाया हुआ है, तो उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर और द बेसिक्स ऑफ वेक्टर, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सारी कहानी मैंने यहां पर आप लोगों को क्लियर कर दी है। अब इसके बाद में आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वेक्टर अलजेब्रा, मतलब एडिशन करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, डिवीजन करना सीखेंगे। अरे बाप रे, ये भी सीखना होता है क्या? अरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। डिवीजन नहीं सीखेंगे, मुंह से निकल गया जल्दी जल्दी में। वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों चीजें सीखी जाएंगी। सो भैया आज आपने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, कोई भी आर्बिट्री डायरेक्शन होती है, वो रिजल्टेंट के फलस्वरूप आपको मिलता है। उसके बाद में रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो दिए हुए वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट को अकेला प्रोड्यूस कर सके, वो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद में हम लोगों ने इक्वल वेक्टर सीखा था। इक्वल वेक्टर होते हैं ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ क्या हो, सेम हो, और वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो है आपके इक्वल वेक्टर है। इक्वल के बाद में हम लोगों ने सीखा था जहां नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो होते हैं यदि आपके पास में पहले से कोई एक गिवन वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन को यदि मैं अपोजिट कर दूंगा तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। उसके बाद में आपको मैंने सिखाया था पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर ऐसे दो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम होने का मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे नहीं हो, उन सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें या नहीं करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल में क्या होगा? ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो ना हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो या ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद में पोजीशन वेक्टर आया। पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ कोऑर्डिनेट्स फॉर अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रिस्पेक्ट में जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को बतलाता है, वो आपका पोजीशन वेक्टर होता है। उसके बाद में आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो एक ऐसा वेक्टर होता है हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। सो ये यूनिट वेक्टर के बाद में मैंने सिखाया मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट लगाना है। आई कैप के साथ में लिखे हुए नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, जे कैप के साथ के नंबर का और के कैप के साथ के नंबर का, और स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए और लास्ट में स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और उसके बाद में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई कैप जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, और के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन नोटेशन। इसको हमेशा ऐसा ही इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से ऐसा मत कर लेना कि भैया जे कैप को मैं जेड कैप के अलोंग मान लूं और ऐसा कर लूं, तो ऐसा नहीं करना है। दीज आर दी स्टैंडर्ड नोटेशंस, ये कभी भी नहीं बदलेंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और तब तक के लिए धन्यवाद।